हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बेटा हम लोग बात कर रहे थे प्लेटो के विषय में। प्लेटो के विषय में कुछ छूटा था उस क्लास में, तो मैं सोचा उसके पहले इसको भी क्लियर कर दूं तो अगली क्लास में शुरू हो। ठीक है, तो इसमें हम पश्चात सची विचारक प्लेटो महोदय के विषय में, कल इनके जीवनी के विषय में और शिक्षा में योगदान, शैक्षिक उद्देश्य, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर लिए थे। ठीक है, आज बात करेंगे शिक्षण विधि पहले। ठीक है, प्लेटो महोदय 20 वर्ष की उम्र में किसके संपर्क में आए थे? सुकरात के संपर्क में आए थे। ठीक है, सुकरात को इन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके छत्रछाया में रहकर कुछ दिन उन्होंने ज्ञान हासिल किया। फिर उनको प्राणदंड को देखते हुए इनको मानसिक वेदना आई और ये अपना देश छोड़कर बाहर चले गए। कुछ दिन बाद फिर बाहर लौटे तो पाठशाला में लग गए, है ना, एकेडमिक में लग गए। उसमें इन्होंने लेखन कार्य भी किया और अनेक कृतियों का भी आविष्कार किया और वहाँ सुकरात द्वारा बताए गए शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों आदि का इन्होंने प्रयोग किया। पाठ्यक्रम में कल बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण विधि में बताया गया है प्लेटो ने शिक्षण विधि में अपने गुरु सुकरात की संवाद विधि को अपनाया है। मतलब प्लेटो के गुरु सुकरात महोदय ने संवाद विधि को पाठ्यक्रम शिक्षण के दरमियान बहुत मानते थे। संवाद विधि द्वारा शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण बताते थे। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटो ने सुकरात द्वारा दी गई इस संवाद विधि को खुद अपनाया। ठीक है, संवाद का मतलब बताया गया। संवाद का तात्पर्य विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद या तर्कयुक्त स्पष्टीकरण से है। तो यहाँ संवादवाद का मतलब क्या होता है? संवाद मतलब होता है जो व्यक्ति होते हैं विचार करने वाले, विमर्श करने वाले, उन व्यक्तियों में वाद विवाद होता है, मतलब प्रश्नोत्तर होता है। ठीक है, वाद विवाद या तर्कयुक्त, है ना, कोई भी काम तर्कयुक्त या कोई भी बात की जा रही है, तर्क वितर्क की जाती है ना, तर्कयुक्त स्पष्टीकरण से संवादवाद का मतलब आशय माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वाद विवाद विधि, तर्क वितर्क विधि, तर्कयुक्त विधि, इन सभी विधियों को प्लेटो ने अपने शिक्षण विधि में अपनाया। उसके अलावा भी प्लेटो ने खेल विधि, अनुकरण विधि एवं कहानी विधि को भी अपनाने पर जोर दिया है, बल दिया है। मतलब एकेडमिक जो खुला था, एकेडमिक में छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए प्लेटो महोदय ने वहाँ पर खेल विधि, अनुकरण विधि, है ना, कोई चीज़ अनुकरण मतलब कोई चीज़ उठा के रखना, इधर उधर करने से कुछ सीख मिलती है ना, अनुकरण विधि एवं कहानियाँ सुनाकर बालकों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। तो कहानी विधि भी इन्होंने शामिल किया। उच्च शिक्षा के लिए, जैसा कि इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भी अलग अलग विधियों को प्रयोग किया है, जिसमें स्वाध्याय विधि, वार्तालाप विधि को स्वीकार करने पर बल दिया है, जोर दिया। ठीक है, स्वाध्याय विधि और वार्तालाप विधि ऐसी विधि, व्याख्यान विधि कह सकते हैं इसको, वार्तालाप मतलब व्याख्यान विधि, उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लेटो महोदय ने इन विधियों को अपने शिक्षण कार्य में शामिल करते हुए शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं। शिक्षक की क्या भूमिका बताया इन्होंने? भाई शिक्षक की, प्लेटो ने शिक्षक की कुछ अलग भूमिका तो नहीं बताए, लेकिन क्योंकि ये खुद शिक्षक के रूप पद पर काम किए हैं, उन्हें एकेडमिक में शिक्षक के पद पर, जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों मतलब जेंडर के बालक आया करते थे और उनको शिक्षा देने पर विशेष जोर दिया जाता था। और वहाँ पर रहकर प्लेटो ने
खुद शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा दी और वहाँ पर अनेक कृतियों का भी लेखन कार्य किया। तो इस प्रकार इन्होंने शिक्षक की जो भूमिका बताया, कहा प्लेटो के अनुसार सभी शिक्षकों में आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या बताया, सभी शिक्षकों में आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए। आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए। आदर्श गुणों का समावेश का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे गुण जो सामाजिक हों, व्यवहारिक हों, सम्मानित हों, ठीक है, दयापूर्ण हों, नम्र हों, है ना, ऐसे कुछ गुणों का समावेश होना चाहिए। क्षमाशील का गुण होना चाहिए, है ना। और शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य को, मतलब अगर वो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है कोई भी, तो शिक्षक के रूप में बताया गया है अपने कर्तव्य को निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से करना चाहिए। ये भी बताया कि शिक्षक वो होना चाहिए जो अपने कर्तव्यों से निष्ठा, लगन, ईमानदारी, है ना, से कार्य करना चाहिए, तभी वो एक सफल शिक्षक माना जा सकता है प्लेटो महोदय के अनुसार। जिससे अगर कोई भी शिक्षक लगन से, ईमानदारी से, निष्ठा से, धैर्य से, है ना, कार्य करता है, तो उससे क्या होता है, इससे दूसरे लोग अनुसरण कर सकें, ताकि जिससे दूसरे लोग भी अनुसरण कर सके। जैसे एक शिक्षक, अगर कोई किसी के अंदर ये क्वालिटी है और वो काम कर रहा है, दूसरा उसको देख कर भी अनुसरण करके भी जो है प्रयास करता है कि हम भी थोड़ा लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से, श्रद्धा से कार्य करें, विश्वास से कार्य करें, ठीक है, तो उसमें भी सुधार हो सकता है। चलिए, तो ये शिक्षक की भूमिका थी। अनुशासन का क्या मामला था इसमें भाई? अनुशासन जो था बहुत कड़ा अनुशासन था, ठीक है। कड़ा अनुशासन मतलब यहाँ पर दंड की भी कुछ सहमति दी हुई है इन्होंने, और कहा कि अगर किसी बालक को दंड और अनुशासित रखा जाए तो उसके अंतर्गत जीवन जीने के सद्गुणों का विकास हो सकता है। तो प्लेटो महोदय ने दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत होते हैं। प्लेटो महोदय दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत होते हैं, इसलिए वे बालक से अपेक्षा करते हैं कि वह शिक्षक के आदेशों का पालन करे, है ना। प्लेटो महोदय जो हैं वो दंडात्मक अनुशासन के समर्थक माने जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं भाई, वो चाहते हैं कि बालक की अपेक्षा करते हैं कि जो शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य है उसको पूरा करे और जो दिया गया आदेश है उसका पालन करे, ठीक है। ये और कह रहा है, यदि छात्र अनुशासनहीनता करे तो शिक्षक उसे दंड देना चाहिए। मतलब छात्र कोई अनुशासनहीनता करता है, कोई गलती करता है, तो शिक्षक को उसको उचित जो है दंड देना चाहिए, जिससे कि वो गलतियां ना करे, अनुशासनहीनता ना करे, ठीक है। क्योंकि बताया गया है प्लेटो महोदय का यह विश्वास था कि कठोर नियंत्रण एवं अनुशासित जीवन जीने से ही सद्गुणों का विकास संभव है, ठीक है। क्या क्या भाई? कठोर नियंत्रण एवं अनुशासित जीवन जीने से ही सद्गुण मतलब अच्छे गुणों का विकास संभव हो पा रहा है, ठीक है। तो प्लेटो महोदय इसलिए दंडात्मक प्रणाली लागू किए थे, इसलिए दंडात्मक मतलब अनुशासन से सहमत थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि उनके ऊपर विश्वास था कि किसी को भी अगर हम नियंत्रित रखें, अनुशासित रखें, तो उसके जीवन जीने से ही सद्गुणों का विकास संभव है। अगर वो उसके ऊपर शासन व्यवस्था नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो अपने मनमाने जीवन जिएगा, कोई भी उसके अंतर्गत अच्छे गुण आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसका विकास रुकने की जरूरत बताते हैं, ठीक है। आगे है प्लेटो महोदय की रचनाएं। प्लेटो की रचनाएं क्या क्या है जान लीजिएगा। प्लेटो महोदय की जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं दी गई हैं
जिसमें सबसे पहला है दी रिपब्लिक। दी रिपब्लिक पहली रचना है। दूसरा है एपोलॉजी। दी रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रिटियास, क्रिटियास, दी स्टेटमैन, दी स्टेटमैन, प्रोटोगोरास, 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 दी लॉस और क्राइटी। ठीक है, ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 रचनाएं प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई हैं। रचनाओं को याद कर लीजिएगा, इसमें कोई भी पूछा जाता है पूछ लेगा। दी रिपब्लिक किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो प्लेटो महोदय की रचना है। क्राइटो किसकी रचना है, एपोलॉजी किसकी रचना है, प्लेटो की रचना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो यही था, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल रूसो के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।